आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ। चार्ट को देख के इंडिकेटर बनता है, इंडिकेटर को देख के कभी चार्ट नहीं बनता। ये बात अपने दिमाग में हमेशा डाल लो। कभी भी चार्ट को देखने के बाद ही इंडिकेटर बनेगा, मतलब पहले चार्ट मूव करेगा फिर इंडिकेटर मूव करेगा। इंडिकेटर पहले कभी मूव नहीं कर सकता। अगर जैसे अपना RSI की बात करें, मैं 1-2 बार देखा हूँ RSI को, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा है, कई लोग उसको यूज़ करते हैं। जैसे RSI का क्या है कॉन्सेप्ट, 80 के पास पहुंचता है तो उनका मार्केट ओवरबॉट हो गया, फिर मार्केट में गिरावट आएगी। 20 के पास पहुंचता है उनका मार्केट ओवरसोल्ड हो गया, तब मार्केट में बाउंस आएगा। ये RSI का कॉन्सेप्ट है। अब क्या होता है, मैंने उसको यूज़ किया था बहुत पहले, 4 साल पहले इसको मैं टेस्ट कर रहा था। मैंने क्या पाया, RSI 80 पहुंचा, मैंने शॉर्ट कर दिया। एक नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने के बाद मैंने कंफर्मेशन लिया, मैंने सिर्फ RSI को देख के शॉर्ट नहीं किया। RSI मूव किया, RSI 80 के ऊपर गया, वहाँ एक नेगेटिव पैटर्न बना, एम पैटर्न बना, मैंने शॉर्ट किया। मतलब मैंने पुट खरीदा। मैंने पुट खरीदा, साला 2 दिन हो गया, मार्केट गिर नहीं रहा, मार्केट बढ़ते जा रहा है। वो ऐसे 80 के ऊपर 3 दिन बना रहा, पता है, 3 दिन 4 दिन, तब तक मेरा पैसे खत्म हो गया, फिर गिर गया नीचे मार्केट। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा गलत हो गया, ये सही हो गया। बात ये है कि इंडिकेटर को देख के आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, भरोसेमंद चीज बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अब बात ये करें कि इंडिकेटर किस पे भरोसा करें और कौन से इंडिकेटर पे भरोसा ना करें, तो इसका जवाब आपके ही पास है। कैसे? किसी को 20 मूविंग एवरेज अच्छा लगता है, किसी को 200 मूविंग एवरेज अच्छा लगता है, किसी को सुपर ट्रेंड अच्छा लगता है, किसी को बॉलिंजर बैंड अच्छा लगता है, किसी को इचिमोकू क्लाउड अच्छा लगता है, किसी को RSI अच्छा लगता है, किसी को वॉल्यूम वाला इंडिकेटर रहता है वो अच्छा लगता है, किसी को ऑप्शन चेन पे भरोसा है, किसी को CPR पे भरोसा है, किसी को मूविंग एवरेज पे भरोसा है, किसी को पिवट पॉइंट पे भरोसा है, किसी को फिबोनाची पे भरोसा है। कई किस्म के इंडिकेटर है। अब डिपेंड ये करता है कि इस इंडिकेटर का नॉलेज लेने के बाद आप किसमें कंफर्टेबल महसूस करते हो। अब आपने मान लो कोई इंडिकेटर पे ट्रेड करे, 3 दिन तक लगातार प्रॉफिट हो गया, तो अच्छा नहीं बन जाता। इंडिकेटर अच्छा तब है जब आप उस पे 1 महीने से 2 महीना फ्रंट टेस्ट करो, बैक टेस्ट नहीं। कौन सा टेस्ट? फ्रंट टेस्ट। फ्रंट टेस्ट का मतलब क्या होता है, आपने कोई इंडिकेटर के बारे में पता चला, उसके आपने सारे लॉजिक सीखे, लॉजिक सीखने के बाद वो इंडिकेटर के बेस पे जो भी कॉन्सेप्ट बन रहा है या जो भी स्ट्रेटजी जो भी ट्रेड बन रही है, आपने ट्रेड लिए लाइव मार्केट में 2 महीने तक। कितने महीने? 2 महीने। और अगर 2 महीने में 70 to 80% का रिजल्ट मिल रहा है पॉजिटिव, मतलब कि मान लो आपने 2 महीने में 100 बार ट्रेड किए, और अगर 70 से 80 ट्रेड सक्सेसफुल निकल रही है, तब वो इंडिकेटर काम का है। और उसका डिसीजन कौन लेगा? आप खुद। आपको पता चलेगा कि आप मान लो आप EMI में ट्रेड कर रहे हो, तो अब EMI कई प्रकार के होते हैं, 1 से लेके 200, 400, 500 सब प्रकार की EMI होता है। जैसे अपन लगाते हैं ना EMI मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अपन 20 लगाते हैं, 1 से लेके 500 तक होता है वो। अब 1 से लेके 500 तक होता है तो 20 क्यों चूज करना है वो? आप 9 भी तो चूज कर सकते हो, आप 5 भी तो चूज कर सकते हो, आप 50 भी चूज कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, 100 भी कर सकते हो, 200 भी कर सकते हो, 20 क्यों करना है? क्योंकि वो मेरे को अच्छा लगता है। अब आपको क्या अच्छा लगता है ये आपको डिसाइड करना है। मेरे को जो अच्छा लगता है वो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा। अब आप उसी को अपनाना चाहते हो, ये आपकी मर्जी, या आप उसको चेंज करके 1-2 महीना मान लो फॉर एग्जांपल आपको 20 नहीं लग रहा, आप 10 सेलेक्ट कर लो या 50 सेलेक्ट कर लो और 2 महीने टेस्ट करो, या फिर अलग-अलग सारे प्रकार के लगा लो अपने चार्ट में, सारे प्रकार के इंडिकेटर लगा लो, 10 भी लगा लो, 20 भी लगा लो, 50 भी लगा लो, 100 भी लगा लो। लगा लिए? लगाने के बाद क्या करो, देखो कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, फिर आपको जो कंफर्टेबल लगेगा आप उसको लगाना। अभी मैंने इंडिकेटर बनाना चालू किया, मैं आपको जो बेसिक उसकी बातें हैं वो समझा रहा हूँ, तो दिमाग में चढ़ रही नहीं चढ़ रही कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? ये बोलना चाह रहा हूँ कि ज्ञान ले लो, लेकिन आखिरी दुनिया का सत्य यही है, इंडिकेटर फालतू चीज़ है। मैं खुद नहीं लगाता, आप बताओ मैं जितनी ट्रेडिंग करता हूँ, मैं इंडिकेटर को देख करता हूँ क्या लगता है? आप तो मेरे लाइव सुबह शाम सबका अटेंड करते हैं, बैकअप के लिए रेंज बनाई जाती है, जिसको बोलते हैं अपर लाइन और लोअर लाइन। देखो ये कुछ नहीं है, जैसे अपन पिवट पॉइंट लगाएंगे ना, समझ लो ये पिवट पॉइंट ही है, बस जो मिडिल पिवट पॉइंट होता है उसकी एक रेंज बना दी जाती है, जिसके एरिया में वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकता है। अब मैं बता रहा हूं उसका यूज कैसे करना है। देखो अब आपने ये इंडिकेटर लगा लिया, अब ये 2 किस्म का बनता है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर आप यहाँ देखो, ये कभी इतना चौड़ा बन रहा है, कभी इतना ज़्यादा चौड़ा बन रहा है मतलब ब्रॉड, कभी थोड़ा सा कम बन रहा है, कभी बहुत ज़्यादा ब्रॉड बन गया। देखो ये कितना ज़्यादा ब्रॉड है, और कभी कभी एकदम नैरो। ये देखो इस दिन तो इतना नैरो था कि एक के ऊपर एक लाइन है, सारा कभी ब्रॉड, कभी कम ब्रॉड, कभी और कम चौड़ा, कभी और कम चौड़ा, कभी एकदम पतला। ठीक, अब ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है, और हमारा भी थोड़ा बहुत इसमें एक्सपीरियंस है। लेकिन ये मैंने बोला ना आप इंडिकेटर के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। तो ऐसा क्या माना जाता है कि जब CPR वाइड होता है, मतलब कि चौड़ा होता है, तब मार्केट ज़्यादातर साइडवेज होता है, मतलब कि ना ढंग से ऊपर जाएगा ना ढंग से नीचे जाएगा, साइडवेज होता है। जैसे कि आज का मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, एक प्रकार से साइडवेज और चॉपी मार्केट। जब CPR नैरो होता है, नैरो का मतलब पतला, जब CPR नैरो होता है, पतला होता है, तो ऐसा देखा गया है कि मार्केट मूव करता है। अब आप बोलोगे कि सर CPR नैरो होता है तो मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है? ऐसा नहीं, मार्केट मूव करता है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट मूव करेगा, मतलब मार्केट मूवमेंटम देगा। हो सकता है वो ऊपर चला जाए, हो सकता है वो नीचे चला जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि पहले नीचे आए और फिर ऊपर जाए, लेकिन थोड़ा बड़ा मूव दे। और ऐसा ना करे कि होल्ड करे, मतलब CPR जब नैरो रहता है तो यूजुअली मार्केट ज़्यादा होल्ड नहीं करता, ज़्यादा साइडवेज नहीं होता, बस वो मूव करता है। जैसे कि यहाँ, जैसे कि CPR थोड़ा सा नैरो था, मार्केट ने मूव दिया, CPR थोड़ा सा नैरो था, मार्केट ने मूव दिया। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस, यहाँ पर CPR नैरो था लेकिन इस दिन थोड़ा ज़्यादा साइडवेज है। मैंने बोला इसलिए तो बोलता हूँ ये एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि CPR नैरो तो हम बिल्कुल बैठ ही जाएंगे पोजीशन के लिए। हालांकि हमको फिर कैंडल पे ही भरोसा करना है, प्राइस एक्शन पे भरोसा करना है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सहारा देता है कि यार मान लो हमारा भी आज मार्केट बड़ा मूव करने वाला है, प्राइस एक्शन भी बोल रहा है कि हम मूव होने वाला है और रेंज का ब्रेकआउट भी होने वाला है, और साथ में CPR ने एक सहारा दे दिया, ये बता के कि मैं भी नैरो हूँ, तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, बाकी और कुछ भी नहीं। जैसे यहाँ भी CPR नैरो है, मार्केट ने मूव तो किया लेकिन मेरे हिसाब से साइडवेज ही माना जाएगा। जैसे इस दिन की बात करेंगे तो इस दिन अच्छा खासा मूव हुआ था, ठीक मूव हुआ था इस दिन। तो ऐसा माना जाता है कि जब भी CPR वाइड होता है या फिर चौड़ा होता है तो मार्केट नैरो टाइप का हो जाता है, वो मार्केट साइडवेज हो जाता है। और जब CPR नैरो होता है या पतला सा होता है तब मार्केट मूव करता है, भले ऊपर करे नीचे करे या ऊपर जाके नीचे आ जाए, लेकिन तेजी से मूव करेगा जहाँ भी जाएगा। ठीक, ये हो गया CPR। अब इसका यूज कैसे करना है, उसका मतलब क्या होता है? एक तो CPR का मतलब ये हो गया कि इसका मतलब होता है कि मार्केट साइडवेज रहेगा तो मूव करेगा। ठीक, ये आप समझ में आ गया। इसका दूसरा उपयोग क्या है? CPR अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ऐसा रेयर केस में होगा कि CPR का ब्रेक कर दे नीचे साइड और फिर CPR के ऊपर साइड ब्रेक कर दे, ऐसा कभी कभी होता है। देखो मैं बता रहा हूँ क्या, जैसे यहाँ हुआ था, मार्केट यहाँ खुला, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, आप देखो ये CPR से ही सपोर्ट लिया, CPR देखो नीचे गया तो CPR से सपोर्ट लिया ना। देखो तो जैसे कि अब इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं, देखो चार्ट थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ खुला, यहाँ गया, अब ये CPR तक आया। अब मान लो आपने यहाँ पुट की पोजीशन ली हो या फिर यहाँ पुट की पोजीशन ली हो,
अब आपको डिसाइड करना है कि आपका टारगेट क्या हो सकता है। तो अगला सपोर्ट का लेवल, अब आपको पता है कि सीपीआर अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अगर मार्केट इसके नीचे है तो सीपीआर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, अगर मार्केट इसके ऊपर है तो सीपीआर सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो आपको पता है कि सीपीआर सपोर्ट की तरह काम करता है, तो मान लो आपने यहाँ पर पुट की पोजीशन ली हो, तो टारगेट कहाँ बुक करना है, उनका सीपीआर में। जैसे सीपीआर को टच करेगा टारगेट बुक करेंगे। देखो मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ नाटक किया सपोर्ट, इसके बाद सीपीआर का इसने ब्रेकडाउन दे दिया। उसने एक दो बार नहीं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कई बार सपोर्ट लिया, लगभग यहाँ भी सपोर्ट लिया, यहाँ भी सपोर्ट लिया, यहाँ भी सपोर्ट लिया, यहाँ भी सपोर्ट लिया, कई बार लिया, फिर फाइनली ब्रेकडाउन दिया। लेकिन ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि इतना अच्छा सपोर्ट लेने के बाद ब्रेकडाउन हो उसके बाद फिर फॉलो थ्रू सेलिंग आती है, मतलब कि और नीचे मार्केट जाता है, क्योंकि अच्छा खासा सपोर्ट लेने के बाद ब्रेकडाउन हुआ है, मतलब यहाँ सेलर स्ट्रांग, लेकिन इस दिन देखो उल्टा हो गया, ऊपर चला गया, मतलब पहले ट्रैप किया फिर ऊपर चला गया। ये बहुत कम होता है इसके ऊपर, मतलब नॉर्मली क्या होता है कि ब्रेकडाउन हो गया तो नीचे नीचे, ब्रेकआउट हो गया तो ऊपर ऊपर। बाकी आप कभी देखो ये मार्केट देखो सीपीआर के नीचे खुला था, सीपीआर से रेजिस्टेंस लिया, देखो सीपीआर के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं करा और पूरे दिन भर सीपीआर के नीचे ही रहा। आप यहाँ देखो सीपीआर के ऊपर था, एक बार सीपीआर का ब्रेकडाउन दिया, फिर सीपीआर से रेजिस्टेंस लिया और फिर जो नीचे रहा तो नीचे नीचे रहा। आप यहाँ देखो सीपीआर के ऊपर था, यहाँ पर होल्ड किया और सीपीआर के ऊपर ही रहा। अगर ये नीचे आता तो सीपीआर में सपोर्ट ले लेता। आपको सीपीआर का मतलब समझो कि क्या बोल रहा हूं मैं, सीपीआर अपने आप में सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और अगर सीपीआर नैरो है तो मार्केट ट्रेंडिंग होने की पॉसिबिलिटी। जैसे यहाँ देखो सीपीआर के ऊपर रहा, सीपीआर के पास ही सपोर्ट में रहा, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, लेकिन सीपीआर को ब्रेक नहीं किया। मैंने बोला ना ये जो इस दिन हुआ था ये बहुत कम होता है। कौन से वाले दिन, ये वाले दिन जो हुआ था कि ब्रेकडाउन हो गया फिर ऊपर चला। आप किसी दिन देख लो, आप यहाँ देख लो ऊपर था, ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा था, फिर यहाँ ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन ये सीपीआर का ब्रेकडाउन नहीं है। देखो सीपीआर से सपोर्ट लेके ऊपर रहा, मतलब सीपीआर का ब्रेकडाउन नहीं हुआ। समझ लो क्या बोलना चाह रहा हूँ, सीपीआर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। चलो यहाँ देखो ये खुला, ये पूरा नीचे आया, कहाँ तक आया बताओ, सीपीआर तक आया, इसके नीचे आया क्या, नहीं आया। देखो इसके ऊपर ही रहा, सीपीआर ने सपोर्ट की तरह काम किया। कहीं कभी देख लो आप, कहीं कभी देख लो, ये देखो आप सीपीआर का सपोर्ट लिया, ऊपर गया, इसके ऊपर ही बना रहा। यहाँ देखो सीपीआर के ऊपर है तो ऊपर ही बना रहा। बहुत रेयर केस में होगा कि मतलब अगर देखो यहाँ पर है और सीपीआर का ब्रेकडाउन दे दिया तो नीचे गिर जाएगा मार्केट, नहीं तो सीपीआर के ऊपर बना रहेगा। तो सीपीआर के जब ऊपर है मार्केट तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ सीपीआर अब इसके ऊपर है मार्केट, तो आप कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट सीपीआर के ऊपर बना रहना चाहता है, पूरे दिन भर ऊपर ही बना रहेगा। बहुत कम चांस है। यहाँ देखो सीपीआर का ब्रेकडाउन दिया, फिर सीपीआर से रेजिस्टेंस लिया। देखो इस दिन मार्केट देखो कितना नैरो था, देखो सीपीआर कितना नैरो था, देखो मूव किया मार्केट ने, पहले 200-300 पॉइंट नीचे आया, फिर 200-300 पॉइंट ऊपर गया, फिर 300-400 पॉइंट नीचे आया, मूव किया, फटाफट मूव किया, देखो कंसोलिडेशन नहीं किया। ये तो सीपीआर रेजिस्टेंस की तरह काम किया। कहीं भी देखोगे आप बोलोगे बात आज मजा आ गया। अब यहाँ देखो सीपीआर के नीचे था, एक बार ब्रेकआउट दे दिया। आप देखो एक बार ब्रेकआउट दे दिया तो फिर नीचे नहीं आ रहा है, देखो ऊपर ऊपर सीपीआर को फिर सपोर्ट बना लिया। ऐसा बहुत रेयर केस होता है कि पहले ऊपर ब्रेकआउट दे फिर नीचे ब्रेकडाउन दे दे। ये सबसे रेयर होता है जो मैंने आपको भी दिखाया। यहाँ देखो आप ऊपर है तो ऊपर बना रहेगा, या ज्यादा नीचे गिरेगा सीपीआर सपोर्ट लेगा। यहाँ देखो सीपीआर के ऊपर है सपोर्ट लिया। इतने सारे एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ कि मजा आ जाए आपको, आपको लगे कि हाँ यार काम की चीज है सीपीआर। अब सीपीआर मेरे को क्यों पसंद है, सीपीआर मेरे को पसंद है क्योंकि ये टाइम के साथ बदलता नहीं। मतलब 5 मिनट का लगाओ, 15 मिनट का लगा लो, या 1 घंटे का लगा लो, या 1 मिनट का लगा लो, सीपीआर लैगिंग नहीं होता। इसकी सबसे अच्छी बात ये है, मतलब कि आप एक जैसे अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाए तो यहाँ देखो सीपीआर कहाँ पर है, 42,587, 42,540, 42,490। तो अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर है ना, अभी मैं देखना 5 मिनट का लगा रहा हूँ, देखो वहीं पर बदला नहीं। चलो मैं 1 मिनट का लगा रहा हूँ, ये देखो वहीं पर है, बदला नहीं। सीपीआर की अच्छी चीज मेरे को क्या लगती है कि टाइम के साथ बदलता नहीं, ये सच्चा साथी है ना, आखिरी दम तक साथ निभाता है। चाहे तुम कितना भी बदल जाओ सीपीआर नहीं बदलेगा। तो सीपीआर के ऊपर थोड़ा सा भरोसा किया जा सकता है क्योंकि लैगिंग नहीं है, ये लैगिंग इंडिकेटर नहीं है। एक बार बन गया तो बन गया। अब जैसे आप आरएसआई की बात करो, सुपर ट्रेंड की बात करो, मूविंग एवरेज की बात करो, ये गिरगिट है, आप टाइम चेंज करो ये रंग बदल देंगे अपना, ठीक। तो सीपीआर समझ में आया। अब अपन पढ़ेंगे मूविंग एवरेज, ईएमए। देखो दो प्रकार के मूविंग एवरेज होते हैं, एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज जिसको बोलते हैं एसएमए, और एक होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिसको बोलते हैं ईएमए। दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो समझ नहीं आ रहा कुछ, इससे मेरे को समझ नहीं आता कुछ। ये ऊपर है 1 मिनट का टाइम है, ये लगा लिया, ठीक। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो मित्रों। हाँ पहले ये सीख लो मूविंग एवरेज सीपीआर क्या होता है, इसका यूज़ कैसे करते हैं और मैं क्यों यूज़ करता हूँ। इसके बाद आपको ट्रेडिंग व्यू में भी लगाना सिखा दूंगा, चिंता मत करो भाई, सब चीज़ लगाना सिखा दूंगा ट्रेडिंग व्यू में, ठीक। खुश 1 मिनट रुको, अभी तक नहीं पता था, आज पता चलेगा। अगर ऐसा इसने आधा घंटा किया, आधा घंटा से 45 मिनट, 30 मिनट टू 45 मिनट, कैसा किया 20 मूविंग एवरेज के नीचे ऊपर, या फिर छोटी सी रेंज में ऊपर नीचे 30 से 45 मिनट स्टार्टिंग में, मतलब 90% चांस है कि बड़ा मूव शायद ही होगा। पूरा दिन भर वो ऐसे करता है, मतलब जो भी करेगा मनुष्य टाइप करेगा, क्लियर। 30 से 45 मिनट अगर मॉर्निंग में ऐसा रहा तो 20 मूविंग एवरेज के पास, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे होता रहा तो ठीक। दूसरा, अगर मार्केट 20 मूविंग एवरेज से ऊपर ओपन हुआ है, जैसे मान लो 20 मूविंग एवरेज यहाँ कहीं है, अब आज तो यहाँ बंद हुआ है 20 मूविंग एवरेज, अब कल यहाँ रहेगा मान लो। अब मार्केट मान लो बहुत बड़ा गैप, मान लो यहाँ कहीं ओपन हो गया 20 मूविंग एवरेज से दूर, मान लो कल मार्केट 30-40 पॉइंट या 100 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हो गया, अब 20 मूविंग एवरेज तो यहाँ रहेगा। अब मान लो यहाँ गया रेजिस्टेंस लिया, नीचे बना हुआ है ना, नीचे भी नहीं गिरा ऊपर नहीं गया। अब 20 मूविंग एवरेज ऐसा आ रहा है, अब इसने 20 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट दे दिया, समझना। अब ब्रेकआउट देने के बाद ये ऊपर ही है, तो जब तक ये नीचे नहीं आएगा इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा। अब 20 मूविंग एवरेज मुड़ने लग जाएगा, यहाँ से ऐसे करके ऊपर जाने लगेगा और ये ब्रेकआउट दे सकता है। लेकिन अगर 20 मूविंग एवरेज ने इसको मतलब मार्केट ने 20 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट दे दिया, फिर ब्रेकडाउन दे दिया, मतलब काम खत्म, फिनिश, कुछ नहीं हो सकता। फिर कहने का मतलब क्या है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे अगर मार्केट नाच रहा है तो मार्केट का कुछ नहीं होने वाला। अरे उसके बाद 100 पॉइंट मोमेंट तो बैंक मारिया, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मूव नहीं करेगा, 100 पॉइंट तो भी हुआ ना ऊपर नीचे, लेकिन कोई आपको ऐसा मूव नहीं देगा जिसको आप बढ़िया तरीके से बोलो कि पकड़ लो आप करके, फिर आपको चिल्ला काम ही करना पड़ेगा। आप सस्टेनेबल भरोसे में मूव नहीं कर सकते, मतलब ट्रेड नहीं कर सकते उसमें, ठीक। एक हद ऐसा नहीं, मैं बोल ऐसा ही होगा, एक हद तक ही बता देता हूँ, मैं इसकी हेल्प से बहुत कुछ काम करता हूँ, ठीक। दूसरा, अगर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेक, जैसे मान लो मार्केट यहाँ ओपन हुआ, अब यहाँ गया 20 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट दे दिया, ऊपर गया थोड़ा सा रिटेस्ट किया और फिर ब्रेकआउट दे दिया और फिर ऊपर ही आ रहा है, तो ये भाग जाएगा फिर, मतलब कि इसके ऊपर जब तक ये बुलिश ही रहेगा फिर, मतलब फिर ये बाय ऑन डिप टाइप का होगा। अच्छा, अब 20 मूविंग एवरेज का ये तो हो गया साइडवेज मार्केट में इसके ऊपर कैसे काम करते हैं, इसकी हेल्प कैसे लेते हैं, इसकी हेल्प से अपन ट्रेड नहीं लेते, इसकी हेल्प से अपन ये डिसाइड करते हैं कि मार्केट साइडवेज रहेगा कि नहीं रहेगा। अपन को पता चल जाता है कि आज मार्केट में स्कैल्पिंग करना है, साइडवेज रहेगा मार्केट क्योंकि 20 मूविंग एवरेज ऊपर नीचे नाच रहा है। लेकिन 20 मूविंग एवरेज का सबसे बड़ा यूज किस दिन होता है पता है आपको, ट्रेंडिंग डे में। ट्रेंडिंग डे का पता तो 20 मूविंग एवरेज से ही लगता है, और पता लगे ना लगे एंट्री बनाने का बड़ा जबरदस्त मौका देता है, भैया मजा आ जाता है। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, किसी दिन जब मार्केट ट्रेंडिंग रहा होगा, इस दिन तो टच नहीं किया, चलो इसको छोड़ देते हैं, ये वाले दिन तो टच नहीं किया था, इस दिन तो पागल हो गया था। अब यहाँ देखो, अब अगर इसके ऊपर था मार्केट 20 मूविंग एवरेज के नीचे ऊपर, फिर नीचे आया ब्रेकडाउन दे दिया,
अब ये देखो 20 मूविंग एवरेज को टच करता है, नीचे आ जाता है, 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 टच करता है, नीचे आ जाता है। कब तक? ये कब तक हुआ? जब तक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर दो ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज ना हो जाए। मतलब ये वैलिड है। मान लो आपसे वाला ट्रेंड मिस हो गया यहाँ तक का, अब आप बाद में आए, आपको जॉब में गए थे, कहीं गए थे, अब आपको एंट्री बनाना है, मार्केट ट्रेंडिंग कैसे पता करें? अगर ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ये ग्रीन कैंडल क्लोज किया, लेकिन फिर रेड कैंडल के नीचे क्लोज कर दिया, आप पुट की एंट्री लो, पक्का ले लो। फिर मिस हो गया, मान लो फिर 20 मूविंग एवरेज को टच करे तो पुट ले लो, ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ग्रीन कैंडल एक क्लोज करे और अगली रेड कैंडल क्लोज कर दिया, पुट ले लो। ये फिर आपसे वाला ट्रेंड मिस हो गया, मान लो सब मिस हो गया, यहाँ पर आपने मार्केट को खोला, आप कोई काम में बिजी, आपके घर में हवन पूजन हो रहा है, मान लो अब आपने इतना मार्केट देखी नहीं, आपसे पूरा ट्रेंड मिस हो गया, लेकिन मार्केट ट्रेंडिंग है और आपको एंट्री बनाना है, आप कैसे बनाएंगे? आपको 20 मूविंग एवरेज को टच करने देने का वेट करना है। 20 मूविंग एवरेज को टच करेगा और आपको पुट की पोजीशन लेना। अगर मार्केट गिर रहा है तो जैसे यहाँ पर आपने खोली कि मार्केट यहाँ चल रहा है, इतना मूवमेंट आपसे मिस हो गया, अब आप वेट करो कि जैसे 20 मूविंग एवरेज को टच करेगा और यहाँ पर कोई रेड कैंडल बनाएगा, आपको पुट लेना है। ये कब तक चलेगा? जब तक दो ग्रीन कलर की कैंडल इसके ऊपर क्लोज ना हो जाए, अच्छी वाली का मतलब जैसे ये दिख रही है, जैसे दो ग्रीन कलर की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई, मार्केट से दूर हो जाओ, खत्म। जितना पैसा कमाना था यहाँ तक कमा लिए, अब मार्केट से कन्नी काट लो, दूर हो जाओ मार्केट से, क्योंकि अब मार्केट या तो साइडवेज होगा या तो धीरे धीरे करके मनसून टाइप बुलिश होगा। ठीक है, और एग्जांपल देता हूँ, चलो पीछे चलते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देखो, ये ऊपर गया, 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, सपोर्ट की तरह भी काम करता है, ऊपर गया, फिर नीचे ब्रेकडाउन दे दिया। अब इसने ब्रेकडाउन दे दिया, अब क्या हुआ कि यहाँ पर जब इसके ऊपर गया, अब मान लो मार्केट को ट्रेंडिंग होना, ये एम पैटर्न बनाया है, आपको लग रहा है कि मार्केट डाउन नीचे जाएगा, अभी 20 मूविंग एवरेज को टच किया, एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज किया और एक रेड कैंडल नीचे क्लोज कर दिया, तो लॉजिकली यहाँ पर क्या बन रही है? एंट्री बन रही है ना, बन रही है, बन रही। आपने यहाँ पुट लिया, इसकी हाई का ऐसे लगा के लिए, आपको लग रहा है कि फॉल आएगा क्योंकि ये रीटेस्ट था, अब आपकी एंट्री यहाँ पर बनेगी, पुट की और यहाँ पर कैसे बनेगा, फॉल आएगा, लेकिन ये नहीं आया, ये ऊपर जाके आपको स्टॉप लॉस कर गया और 20 मूविंग एवरेज ऊपर से क्लोज कर गया। अब इससे क्या फर्क, अब इससे क्या पता चलता है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पर एम पैटर्न बना और आपका प्रेडिक्शन ये बोल रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगा और आपको परफेक्ट एंट्री मिल गई क्योंकि रीटेस्ट हो गया और आपने यहाँ पर पुट की एंट्री बना ली, यहाँ कैसे कर दी और ये आपका ऐसे हिट हो गया, आपका ऐसे हिट हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन अब इससे क्या पता चल गया, बताओ मेरे को, कमेंट करके बताओ, इससे क्या पता चला? अपना ऐसे तो चला गया, अब इससे क्या पता चल रहा है हमको कि अब आगे हमको क्या करना है, बताओ कमेंट करके बताओ। बुलिश नहीं है, ये साइडवेज टू बियरिश नहीं है, इसका मतलब ये है साइडवे या ट्रैपिंग। अब वक्त आ गया है स्कैल्पिंग करने का, या फिर छोटी छोटी क्वांटिटी में छोटे छोटे टारगेट लेने का, बड़े टारगेट की एक्सपेक्टेशन मत करो। इसके बाद देखो मार्केट ने क्या किया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अचानक नीचे जिसको आप पकड़ ना पाओ, फिर अचानक ऊपर, क्योंकि आप तो यहाँ पर लोगे ना ब्रेकडाउन होने के बाद, फिर अचानक ऊपर, फिर स्टॉप लॉस सेंडिंग, फिर साइडवेज, फिर नीचे अचानक ब्रेकडाउन, फिर आप ऊपर साइड हो गए, चलो पुट ले लो, फिर ऊपर, टोटल ट्रैपिंग, टोटल साइडवेज, है ना कमाल का टूल, मजा आएगी नहीं 20 मूविंग एवरेज में। अब आगे और देखते हैं, चलो और कहीं है क्या? अब 20 मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ये साइडवेज मार्केट को दिखा रहा है, तो इस दिन भी हम अलर्ट मोड में रहेंगे। हम क्या करेंगे इस दिन, बताओ? शुरू के अगर 30 टू 45 मिनट 20 मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इससे क्या पता चलता है? बताइए बताइए, इससे पता चलता है साइडवे या ट्रैपिंग। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम ट्रेड करेंगे, लेकिन हमारे माइंड में क्या रहेगा? छोटे टारगेट, 20 पॉइंट 25 पॉइंट 30 पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा, बस। हम बड़ी टारगेट के लिए ट्रेड नहीं करेंगे और उसका सबूत भी आगे। अब देखो, अब ये ट्रेड कर रहा है, अब कोई ये तो नहीं बता सकता ना कि 955 की कैंडल में नीचे आएगा मार्केट। अब मान लो यहाँ मार्केट नीचे आया, आपने यहाँ पुट लिए, अब आप पुट लिए, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा, फिर आपका स्टॉप लॉस हो गया, फिर थोड़ा प्रॉफिट दिखा, फिर आपका स्टॉप लॉस हो गया, 1.5 घंटे में मार्केट ने आपका खून चूस लिया और जब आपने फाइनली त्रस्त होकर एग्जिट कर दिए तब नीचे गिर गया। अब जब नीचे गिरा तब आपको महसूस हुआ कि यार मैं तो सही था, चलो फिर से पुट लेते हैं क्योंकि मार्केट तो ट्रेंडिंग हो गया। जैसे आपने पुट लिया, मार्केट ऊपर चला गया, आपका स्टॉप लॉस कर गया, फिर आपने होल्ड कर लिया, सोचे कि यार पिछली बार भी ऐसे हुआ था, इस बार भी एक काम करता हूँ, होल्ड कर लेता हूँ। इस बार आपने होल्ड किया, 1.5 घंटा पसंद किया, फिर आपको लगा था कि जैसे पिछली बार 1.5 घंटा पसंद किया तो ब्रेकडाउन हो गया, इस बार भी हो जाएगा। इस बार आपको 1.5 घंटा पसंद किया, ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकआउट हो गया, आपका डबल लॉस हो गया। जैसे आपका लॉस हुआ, आपने सोचा अब मार्केट चेंज हो गया, आपका प्राइस एक्शन चेंज हो गया, आप कॉल लेते हैं, जैसे आपने कॉल लिया मार्केट गिर गया। जैसे मार्केट गिरा आपको लगा अब तो मार्केट गिर गया, अब तो पक्का नीचे जाएगा, चलो पुट लेते हैं, जैसे आपने पुट लिया डबल बटन आया ऊपर चला गया, क्या हुआ? हर जगह लॉस हुआ। एक जगह लॉस नहीं होता। अगर यहाँ पर आप समझ जाते कि मार्केट में आज बड़ी टारगेट के लिए नहीं बैठना है, जो भी करना है 10-20 पॉइंट के लिए, जो भी करना है 10-20 पॉइंट के लिए, जो भी करना है 10-20 पॉइंट के लिए, कॉल लो 10-20 पॉइंट, कॉल लो 10-20 पॉइंट, पुट लो 10-20 पॉइंट, ट्रैप नहीं हो गया आपका भी, है ना कमाल का टूल। और देखते हैं चलो, हाँ अब ये वाला तो याद होगा आपको, इस दिन तो मैं भी नहीं प्रेडिक्ट कर पाया इसको, ये तो छोड़ दो, इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। कुछ चीज़ों का कोई आंसर नहीं होता, जैसे कुछ बीमारियाँ होती हैं दुनिया में जिनका कोई इलाज नहीं होता, वैसे ये एक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, इसके पीछे दिमाग नहीं लगाया जाता, क्यों हुआ, कैसे पकड़ सकते थे, क्या यहाँ एंट्री बना के यहाँ तक का टारगेट ले सकते थे, नहीं, नॉट पॉसिबल। यहाँ पर अगर कोई एंट्री बनाएगा वो पक्का यहाँ एग्जिट कर देगा या फिर यहाँ एग्जिट कर देगा, यहाँ तक कौन होल्ड करेगा? कोई लकी इंसान ही होल्ड कर सकता है। ठीक, खैर तो 20 मूविंग एवरेज का यूज कैसे करना समझ में आया। जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग रहता है उस दिन क्या होता है, 20 मूविंग एवरेज, मान लो मार्केट गिर रहा है, कंटिन्यू गिर रहा है, तो जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग होता है उस दिन 20 मूविंग एवरेज के कंटिन्यू नीचे बना हुआ होता है, और जिस दिन मार्केट अपसाइड में ट्रेंडिंग होता है उस दिन मार्केट कंटिन्यू 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही बना हुआ होता है। तो 20 मूविंग एवरेज का आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज का मौका देता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ कि जैसे मान लीजिए मार्केट ट्रेंडिंग है, अपसाइड में काफी अच्छा बुलिश है, अब आपसे ये ट्रेंड मिस हो गया है, आप मार्केट में नहीं थे, आप कहीं जॉब में गए थे या आप बिजी थे, अब ये मार्केट की कैंडल मान लो ऊपर नीचे करके जा रही है, अब आपको एंट्री बनाना है। एंट्री बनाने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, ये तो कैंडल चल रही है ऊपर नीचे करके रेड रेड, अब मान लो 20 और थोड़ा सा स्टॉप लगा लोगे फिर बड़े टारगेट की बढ़ जाओगे। तो ट्रेंड में बैठने का मौका देता है 20 मूविंग एवरेज। अप साइड का हो तो टच करेगा तब कॉल लेना है, डाउन साइड का हो तो जब 20 मूविंग एवरेज को टच करेगा तब लेना है। ठीक, क्लियर, ओके। तो 20 मूविंग एवरेज समझ में आ गया, करने काम आता है। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड का काम आता है, ये प्रॉफिट बुक करने के काम आता है। एंट्री बनाने का काम नहीं आता, प्रॉफिट बुक करने का काम आता है। प्रॉफिट बुक कर सकते हो उससे आप, ओके। तो हमारे 3 इंडिकेटर हो गए, अभी एक आखिरी बचा है फिबोनाची, जिसका मैं यूज करता हूँ कभी कभी और बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन टूल है। लेकिन दिक्कत ये है पब्लिक के साथ, फिबोनाची का नाम तो सबने सुने, लेकिन फिबोनाची को इतना बेहद बेकार तरीके से यूज करते हैं, कहीं भी लगा देते हैं, बेतुका बाहियात तरीके से कहीं भी लगा देते हैं, सीरियसली। तो फिबोनाची का यूज करना सही तरीके से आना चाहिए, बाहियात तरीके से नहीं लगाना चाहिए। पिवट पॉइंट की सेटिंग क्या है सर जी? आपको लगा कि मैंने कोई सेटिंग बनाया है हैप्पी शर्मा जी, आप एक काम करो, आपने बहुत ही करो
फिबोनाची का यूज़ मॉर्निंग में कभी मत किया करो, थोड़ा सा मूवमेंट होने के बाद किया करो, मतलब कि जैसे कम से कम थोड़ा मूवमेंट होने दो, स्विंग बनाने दो मार्केट को। कहने का मतलब ये है फिबोनाची का यूज़ हमको स्विंग बनाने के बाद करना है। एक बार स्विंग बनाने दो, अब मैं बता रहा हूँ कैसे बनाना है। रुको एक मिनट। जैसे एक स्विंग ये है और फाइनली मार्केट ने जाके यहाँ से एक अच्छा फॉल किया, तो ये एक स्विंग है। खैर अब तो पूरा मार्केट बन गया, तो अब तो मैं इसको बोल सकता हूँ, लेकिन फाइनली ये एक स्विंग बना था और मान लो इतना चार्ट अभी बना ही नहीं है, बनना बाकी है, सिर्फ इतना चार्ट बना हुआ है, तो एक स्विंग हमको ये मिल गया। अब हमको देखना है कि भाई हमको कॉल की ट्रेड लेना है, पुट की ट्रेड लेना है, तो कितना मार्केट नीचे गिर सकता है। देखो फिबोनाची का इस्तेमाल कैसे करते हैं कि इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट कितना गिर सकता है, मतलब जैसे यहाँ तक गया तो नीचे कितना आ सकता है, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हर बार हर दिन नहीं करते, आपने मेरे को देखो कभी फिबोनाची का इस्तेमाल करते हुए, कभी कभार रेयर केस में करता हूँ, रोज नहीं करता। मैंने बोला ना इंडिकेटर कितनी सीख लो, कभी इनके ऊपर भरोसा मत करना, बहुत धोखेबाज होते हैं, सबसे धोखेबाज होते हैं इंडिकेटर। तो आपको ये स्विंग मार्क करना है, तो आप इसका बॉटम में यहाँ पर एक पॉइंट लगाओगे, इसमें क्लिक करोगे, फिर इसको आप माउस को ऊपर नीचे जहाँ भी जाओगे बड़ा होते जाएगा। तो आपको ये वाला पॉइंट मिला है, ये वाला स्विंग ऊपर वाला, तो यहाँ पर आप ले जाओगे जीरो को और क्लिक कर दोगे। अब जैसे यहाँ पर देखो आपने यहाँ पर स्टार्ट की, तो यहाँ लिखा है 1 और यहाँ लिखा है 0, ये वाला स्विंग के हाई पॉइंट में आपने इसको मार्क कर दिया और यहाँ पर आपने इसको स्टार्ट की। नीचे जो पड़ा हुआ है ये टारगेट के लिए होता है, अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो ये टारगेट के लिए होता है। बाकी आप यहाँ पर देखो, अभी आप ध्यान बीच में रखो। अब यहाँ पर कौन कौन से लेवल होते हैं चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा है 1 और लेवल, ये कौन सा लेवल है, मतलब 42,612 का लेवल है। यहाँ लिखा है 0 और 42,835, मतलब ये 42,835 का लेवल है, ये लेवल है। अब ये रिट्रेसमेंट लेवल है, ये हो गया 0 और ये हो गया 1। अब इसके बीच में वैल्यू है, 0 से 1 के बीच में ढेर सारी वैल्यू होती है, तो इसका गोल्डन रिट्रेसमेंट माना जाता है 0.5। क्या माना जाता है गोल्डन 0.5। अब कुछ लोग 0.6 को ही बोलते हैं, देखो इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है। आप मेरे को देखोगे मैं 0.5 बोल रहा हूँ, आप किसी दूसरे यूट्यूबर को देखोगे बोलेगा 0.6 को गोल्डन रिट्रेसमेंट का लेवल माना जाता है, कोई बोलेगा 0.3 को माना जाता है। सब अपनी अपनी बातों में लगे रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो सही है मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ वो लोग गलत है। मैं 0.5 को मानता हूँ प्रिसाइसली गोल्डन लेवल, क्योंकि ऑब्वियसली बात है लॉजिकली बीच का है, तो एकदम हाफ एरिया कहलाता है, तो इसको मैं गोल्डन लेवल मानता हूँ। ठीक, अब इसका मतलब ये नहीं कि इनका कोई औकात नहीं है या इनका कोई इज्जत नहीं है। इनका इज्जत ये है कि जैसे अब ये एक रिट्रेसमेंट लिया, अब आपको नया कॉल में पार्टिसिपेट करना है। अब देखो सेलिंग ऑलवेज फास्ट, आपको पता है कि ऊपर अगर मार्केट गया तो अगर उसको नीचे आना तो स्पीड से आएगा, अगर उसको ट्रैप करना है ये गैप छोड़ के गया और अगर इसको नीचे आना तो एकदम फास्ट आएगा। तो ये कहाँ तक आ सकता है, तो उनका 0.5 के लेवल तक आ सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा 0.6 के लेवल तक आ सकता है, लेकिन मैं इसको यहाँ तक कंसीडर करता हूँ। लेकिन अब आपको इसका यूज़ कैसे करना है। 0.3 में अगर देखो ये ऊपर गया, अब ये रिट्रेसमेंट लिया, लेकिन अब इसको नीचे गिरना तो फास्ट गिरना पड़ेगा, लेकिन मान लीजिए फास्ट नहीं गिरा, यहाँ पर आया और इसने ग्रीन कैंडल बना दिया, तो अकॉर्डिंग टू फिबोनाची आप 0.3 को एज ए सपोर्ट कंसीडर कर सकते हो और यहाँ पर कॉल की पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हो, ये सोच के कि ये रिट्रेसमेंट है और ट्रेंड कंटिन्यू होगा। अकॉर्डिंग टू फिबोनाची 0.3 को आप एज ए ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड कर सकते हो, मतलब आप ये मान सकते हो कि भैया ये बुलिश मोमेंटम हुआ, ये रिट्रेसमेंट हुआ और रिट्रेसमेंट होने के बाद मार्केट कंटिन्यू करेगा। अगर आप एंट्री बनाते हो यहाँ पर कॉल की, तो आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हो और हाई का टारगेट आप जहाँ भी आपको टारगेट बुक करना आपकी मर्जी। ठीक, अब ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक गिर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये गिर सकता है 0.5 तक। अगर मार्केट को बुलिश रहना है, अगर मार्केट को बुलिश रहना है तो ये 0.5 के लेवल के ऊपर रहेगा। लेकिन अगर अब देखो 0.5 से लेकर 0.6 का लेवल इसको छोड़ना पड़ता है, मतलब इसको अपने को भूलना पड़ता है। या तो अगर मार्केट को बुलिश रहना है तो ये 0.5 के लेवल के ऊपर रहेगा, लेकिन अगर इसने 0.6 के लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया तो फिर ये नीचे गिर जाएगा। समझ रहे हो, अगर इसने 0.6 के लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया तो फिर ये नीचे ही गिरेगा, ऊपर पक्का नहीं जाएगा। अब ये आज ऊपर गया, हालांकि बहुत आखिर में नीचे गिरा वो, लेकिन ये फिर ऊपर नहीं जाएगा, ब्रेकआउट नहीं देगा। आपकी अगर कॉल की पोजीशन है तो आप उसको एग्जिट कर सकते हो और नई पुट की पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हो। ये फिबोनाची के हिसाब से ऐसा काम होता है। अब और 0.6 के लेवल के नीचे आया ना तो ये पूरा ही रिवर्सल लेता है मैक्सिमम टाइम। अभी तो मार्केट बुलिश है, बायोटिक टाइप का है, ओवरऑल सेंटीमेंट बुलिश, इसलिए उतना काम नहीं किया। ये फिबोनाची का लेवल ना सबसे बेहतरीन बात करता है ना जब इंडिया विक्स 16 के ऊपर रहता है तब। फिबोनाची का मैंने एक चीज़ देखा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कभी अगर इंडिया विक्स 16 के ऊपर होना तो फिबोनाची इतना जबरदस्त वर्क करता है ना कि मजा ही आ जाता है। क्योंकि जब बैंक निफ्टी इंडिया विक्स 16 के ऊपर रहता है ना, तब बैंक निफ्टी 700-800 पॉइंट का मूवमेंट मजाक मजाक में करता है, तो उसमें फिबोनाची का बहुत रोल होता है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए मैं इसका यूज़ करता हूँ, रिवर्सल के लिए इसका यूज़ करता हूँ। 0.6 के लेवल के नीचे आ जाता है ना जब इंडिया विक्स 16 के ऊपर रहता है और मान लो कि मार्केट ऊपर गया और 0.6 के लेवल के नीचे आ गया, मैं आंख बंद करके खरीद लेता हूँ, बहुत हेल्प करता है रिवर्सल में ये। तो अभी का मार्केट के लिए फिबोनाची इतना यूजफुल नहीं है, इसलिए मैं इसका यूज़ नहीं करता हूँ। जब इंडिया विक्स 15-16 रहेगा तब आपको इसका प्रैक्टिकल करके कभी जीवन में दिखाऊंगा। ठीक, वैसे ही जब अपने को मान लो ऊपर से नीचे गिरा है मार्केट, देखो यहाँ पर मान लो मार्केट ऊपर से नीचे गिरा, जैसे कि यहाँ गिरा, ये अपने एक स्विंग मार्क करी हाई वाला और ये अपने लो का एक स्विंग मार्क कर लिए पॉइंट टू पॉइंट मिला लिए। अब 0.5 का लेवल रिट्रेसमेंट लेवल है, गोल्डन लेवल है। अगर मार्केट को बेरिश होना है तो इसके नीचे रहेगा, मतलब कि 42,716 के नीचे रहेगा अगर मार्केट को बेरिश रहना है तो। और अगर मार्केट को कंटिन्यू करना है डाउन साइड में, तो अगर ये 0.38 को ये वाले लेवल को टच करता है और यहाँ पर कोई रेड कैंडल बनाता है तो आप इसको ट्रेंड कंटिन्यू मान सकते हो और पुट की पोजीशन बना सकते हो नए लो के लिए। कल इसको याद रखना, कल इसका एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा। क्या करना है कल आपको याद रखना है। 0.3 का लेवल कहाँ पर आ रहा है बताओ, 0.3 का लेवल कहाँ पर आ रहा है, अपने मार्क किए हैं 42,690 में आ रहा है ना। अब मान लो कल फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ कहीं ओपन हुआ मार्केट और इसके ऊपर नहीं गया और यहाँ पर एक रेड कैंडल बना दिया 5 मिनट में, तो अपने को क्या करना है बताओ, अपन पुट लेंगे। कल एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, चलो इसका अपन पुट लेंगे और अपन नई लो के लिए वेट करेंगे, इसको अपन एज ए ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रीट करेंगे। भले बहुत बड़ा टारगेट ना मिले, लेकिन यहाँ तक तो पक्का आएगा 550 के लेवल तक। कल इसका टेस्ट भी हो जाएगा, देख लेना, ठीक है। और अगर ये जब तक ये बेरी से जब तक 0.5 के लेवल के नीचे है, लेकिन अगर ये 0.6 के लेवल के ऊपर चला गया तो फिर क्या होगा, फिर ये बुलिश हो जाएगा, फिर ये नीचे नहीं गिरेगा, तय है, पक्का 100%। ये अगर एक बार 0.6 के लेवल के ऊपर चला गया तो ये नीचे नहीं गिरेगा, ये भले ऊपर रहेगा लेकिन नीचे नहीं गिरेगा। तो ऐसे फिबोनाची के हिसाब से आप पता कर सकते हो कि कहाँ जाके रुक सकता है मार्केट और कहाँ तक जा सकता है। ठीक, और इसका एक और यूज़ होता है, एक और सेकंड बता देता हूँ आपको, इसका एक और यूज़ होता है टारगेट बुक करने के लिए। इसको अगर आप उल्टा प्ले करें तो एक मिनट से अगर ये रिवर्सल प्ले कर रहा है 0.6 के लेवल के ऊपर इसने क्लोज कर दिया, तो आपको पता है कि या तो ये पूरा रिवर्सल कर सकता है, जैसे कई बार मार्केट ट्रैप करता है नीचे पूरा रिवर्सल मार दिया ऊपर चला गया, तो 0.6 के लेवल के अगर ऊपर गया और आपको लग रहा है कि बड़ा मोमेंटम आ सकता है, थोड़ा सा आपको लगना भी जरूरी, आपका कनेक्शन भी होना जरूरी। तो आपको अगर देखना है कि अब ये कहाँ तक जा सकता है, तो ये यहाँ तक जा सकता है 1.6 के लेवल तक, मतलब 42,968 तक जा सकता है। मतलब नीचे आया और फुल रिवर्सल कर दिया, आपने यहाँ कॉल की पोजीशन बना ली, छोटा सा स्टॉप लॉस देखिए, आपका टारगेट क्या रहेगा, ये वाला लेवल 1.6 तक रिवर्सल प्ले करोगे आप और 42,968 का टारगेट रहेगा। और देखना पिन पॉइंट यहाँ पर जाकर मार्केट रुक जाएगा, ये वर्क भी करता है बहुत खतरनाक। ये रिवर्सल के लिए बनाया, रिवर्सल का टारगेट मिल जाता है यहाँ पर, रिवर्सल का टारगेट यहाँ तक हो सकता है। ओके क्लियर, और ये फास्ट मूव आएगा, जब आएगा ना रिवर्सल होगा ना तो फास्ट मूव आएगा ऊपर साइड में।
सर फिबोनाची को बॉडी टू बॉडी के बेसिस पर खींचना है या विक टू विक बेसिस पर? मैं विक टू विक बेसिस पर ही, मैं हाई और लो को ही मार्क करता हूँ। स्विंग हाई स्विंग लो को मार्क करता हूँ, मैं बॉडी बॉडी को मार्क नहीं करता। मैं मेरे लिए स्विंग हाई और स्विंग लो इंपॉर्टेंट है। जो भी स्विंग का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा, चाहे वो विक हो या वो बॉडी हो, मैटर नहीं करता। स्विंग हाई और स्विंग लो को मैं मार्क करता हूँ। ठीक, तो ये हो गया फिबोनाची। तो देखो इंडिकेटर पर ज़्यादा जोर इसलिए नहीं देता मैं, क्योंकि मैं पर्सनली खुद इंडिकेटर यूज नहीं करता, लेकिन जो करता हूँ और उनके क्या क्या यूज होते हैं और उनसे क्या क्या फायदा मिलता है वो मैंने आपको सिखा दिया। अब मैं आपको फाइनल चीज सिखा देता हूँ कि ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर को कैसे लगाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज करते हैं। अब मैं ट्रेडिंग व्यू में आप यहाँ जाओगे तो यहाँ पर लगा हुआ है। एक तो ये पिवट 15 मिनट और 200 का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम विद 200 मूविंग एवरेज, डेडली कॉम्बिनेशन। बुलिश और बियरिश मार्केट को आइडेंटिफाई करने का डेडली कॉम्बिनेशन। मतलब आपको बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज आने वाले 3-4 दिन के लिए करना है कि नहीं करना है, ये 200 मूविंग एवरेज आपको बता देगा। जब उसके प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिके हो जाएंगे और कुछ डिके होने के लिए ज़्यादा कुछ खास बचे कवरिंग लॉन्ग रनिंग तब होगी जब ऑप्शन सेलर डरेगा। ऑप्शन सेलर कब डरेगा? जब उसके प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिके हो जाएंगे और कुछ डिके होने के लिए ज़्यादा कुछ खास बचेगा नहीं, ईट करने के लिए ज़्यादा कुछ खास बचेगा नहीं, और मार्केट में एक सडन फॉल, सडन विक आएगा अपसाइड या डाउन साइड, मतलब एक सडन और अचानक से कैंडल बनेगी 100 100 पॉइंट या 150 पॉइंट की ग्रीन या रेड वाली, तब उसका जो प्रीमियम 20-30 रुपीज़ का चल रहा है या फिर मान लो 100 रुपीज़ का चल रहा है जिसमें कुछ प्रीमियम वैल्यू नहीं बची है ईट होने के लिए, तो फिर वो डरना चालू करेगा क्योंकि वो प्रीमियम फ्यूचर के टाइप बढ़ेगा। तब शॉर्ट कवरिंग या अनवाइंडिंग होती है, तब जीरो सेटअप बनता है, उसकी पहचान होती है। कभी नोटिस करना कि एक्सपायरी के पहले 2-3 दिन पहले तक क्या एट द मनी के प्रीमियम बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। देखो लॉजिकली एट द मनी के प्रीमियम एक्सपायरी वाले दिन 160 के ऊपर रहना चाहिए बैंक निफ्टी में। कितने के ऊपर रहना चाहिए? अगर इंडिया विक्स 14 या 14 के नीचे चल रहा है तो एक्सपायरी वाले दिन बैंक निफ्टी के प्रीमियम 150-160 के ऊपर ही रहना चाहिए, नीचे नहीं रहना चाहिए एट द मनी के प्रीमियम। लेकिन अगर किसी कारणवश एक्सपायरी के दिन एट द मनी के प्रीमियम, मार्केट खुलते ही साथ की बात कर रहा हूँ मैं 9:15 में, आप बोलोगे सर कौन से टाइम में देखना है? 9:15 में देखना आपको, 9:15 मतलब मार्केट खुलते साथ देखना। लेकिन मान लो किसी कारणवश अगर एक्सपायरी के दिन मार्केट खुलते समय एट द मनी के प्रीमियम कई बार होता है ना 100 के आसपास हो जाते हैं, 100 90 के आसपास, अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है समझ जाओ 90% चांस है कि उस दिन शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग आईओ जीरो ट्रेड बनेगा। ठीक, अब तो क्लियर हो गया। वही इकलौता ऑप्शन है, क्योंकि जीरो हीरो तभी बनता है जब ऑप्शन सेलर डरता है, और ऑप्शन सेलर तब डरता है जब प्रीमियम डिके होने के लिए बचते ही नहीं।